movements across cell membranes, the active transport. First, the contents. Definition of active transport, energy requirements for active transport, role of membrane proteins in active transport, and some examples of active transport, that the movement of sodium, potassium and calcium ions. So first, the definition. Active transport is the movement of molecules from low concentration to high concentration with the help of energy through semi-permeable membrane. तो स्टूडेंट्स, आपने जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देयर थ्री, आपने 2 या 3 चीजें जो है उसको याद रखना है. फर्स्ट वन कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है. अच्छा, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर है तो ये एनर्जी के बगैर नहीं होगी. तो इट मीन्स इट विल यूटिलाइज एटीपी मॉलिक्यूल्स. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और ये जो मूवमेंट है इट इज थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी. ये जो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल क्रॉस द मेम्ब्रेन. एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपने हमेशा याद रखना है कि जब वर्ड एक्टिव आ जाता है तो इसका मतलब सिंपली ये कि देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, वह एनर्जी रिक्वायरमेंट है. अगर कोई कहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट तो इट मीन्स एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी रिक्वायरमेंट है. तो आमतौर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी को एज एनर्जी जो करेंसी यूज करते हैं. रोल ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स में अगर हम देखते हैं, अच्छा सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज मौजूद है? लिपिड्स मौजूद हैं और इसके अलावा प्रोटीन्स हैं. लिपिड्स मॉलिक्यूल्स कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा नहीं लेते, जबकि जो एक्चुअल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं दे आर एक्चुअली द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. और इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली कहते हैं दे आर द कैरियर्स प्रोटीन्स हैं. ये कैरियर्स हैं. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कैरियर प्रोटीन्स यूज होती हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी कैरियर प्रोटीन्स हैं. फर्क ये है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो कैरियर प्रोटीन है वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं करती है, वो सिंपल वो हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल को लेकर जाती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर प्रोटीन है ये लो से हाई की तरफ मॉलिक्यूल को लेकर जाएगी और इट विल यूटिलाइज एटीपी. अब वो प्रोटीन जो एटीपी यूज करते हैं उनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पंप का. तो इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं दे आर द पंप्स, उनको हम मेम्ब्रेन पंप्स का नाम देते हैं. अब मसलन हाइड्रोजन आयन को जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करवाएगी जो प्रोटीन, उसको हम कहेंगे ये हाइड्रोजन पंप है. जो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवाएगी उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सोडियम पंप यूज करेंगे. कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जो सोडियम और पोटाशियम दोनों को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड? सोडियम पोटाशियम पंप का वर्ड यूज करेंगे. यहां इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास एक जनरल डायग्राम है, ये बता रही है कि किस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल होती है. अब जो मूवमेंट है ये फ्रॉम, यहां कंसंट्रेशन लो है मॉलिक्यूल्स की, जबकि यहां मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है. अब मूवमेंट जो है वो है लो टू हाई कंसंट्रेशन. जब मूवमेंट लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है तो हम कहते हैं इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए मॉलिक्यूल्स खुद से कभी मूव करके लो से हाई की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसको स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाएंगे. दे आर एक्चुअली कैरियर प्रोटीन्स. और ये कैरियर प्रोटीन जो है ये एनर्जी यूटिलाइज करेंगी फॉर दिस मूवमेंट. मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए दे विल यूज एनर्जी. क्या करें? एनर्जी यूज करेंगी तो उसके बाद जो है वो, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का खास बात ही ये है कि इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर यूज बाय द सेल्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब अगर हम यहां एग्जांपल देखें, जैसे हमने सोडियम पोटाशियम पंप या फिर कैल्शियम पंप का जो वो जिक्र किया है, ये बेसिकली सोडियम पोटाशियम पंप जो है, अब सोडियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो इसमें जो सिंपल ये होगा कि सोडियम आयन कंसंट्रेशन के लिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अगेंस्ट सेल के बाहर सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जबकि सेल के अंदर सोडियम आयन कंसंट्रेशन क्या है? कम है. तो अब कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगी दैट विल बी कॉल्ड द सोडियम पंप.
अब यही प्रोटीन पोटाशियम मॉलिक्यूल्स को भी मूव करवा रही है, दैट दिस इज कॉल्ड द सोडियम पोटाशियम पंप, इसको जो है वो नाम देंगे। कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से प्रोटीन है जिसको हम कैल्शियम पंप का नाम देते हैं। अच्छा, ये दोनों पंप, सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप, हमारी बॉडी के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कैल्शियम आयंस को पंप नहीं किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जो जितनी भी मसल कॉन्ट्रैक्शंस है उसमें कैल्शियम आयन का रोल है। कैल्शियम आयन आते हैं तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम आयंस जो हैं, अगर कैल्शियम पंप काम नहीं करेगा, कैल्शियम आयन मूव नहीं करेंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। सोडियम पोटाशियम पंप का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है नर्वस सिस्टम के अंदर। हमारी जो नर्व इंपल्स है जो ब्रेन से मूव करके तमाम बॉडी पार्ट कंट्रोल होते हैं, जिसके थ्रू अगर सोडियम पोटाशियम पंप काम नहीं करेगा, सोडियम और पोटाशियम आयंस ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, तो फिर इस सूरत में जो है वो कभी भी नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट नहीं हो सकेगी। यहां डायग्राम में अगर हम देखें, ये दोनों हमारे पास बड़ा क्लियर बताया गया है। सोडियम आयंस जो हैं, सेल के बाहर जो होता है सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। कितनी है जी? 150 मिलीमोलर। और सेल के अंदर सोडियम आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 15 मिलीमोलर, यानी बाहर 10 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेशन है सोडियम आयंस की। लेकिन उसके बावजूद सोडियम आयन को सेल से बाहर ले जाना है। क्यों? क्योंकि नर्व इंपल्स जनरेट करवाने के लिए सेल से बाहर सोडियम आयंस का मैक्सिमम होना जरूरी है। अब इस काम के लिए सोडियम आयन को बाहर ले जाने के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये सोडियम पोटाशियम पंप जो अगर हम इसकी बात करें ये मौजूद है। ये 3 सोडियम आयंस को यहां से उठाएगा, लो कंसंट्रेशन से उठाएगा और हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाएगा। इसी तरह से ये सोडियम आयन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। पोटाशियम आयन इसके रिवर्स होते हैं। पोटाशियम आयन सेल के बाहर कम होते हैं, जबकि सेल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। पोटाशियम आयन सेल के बाहर जो होते हैं ये 5 मिलीमोलर हैं, जबकि सेल के अंदर इनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 150 मिलीमोलर। अब पोटाशियम आयन भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ आएंगे। सेम वही प्रोटीन जो सोडियम आयन को बाहर लेकर गई है वो पोटाशियम आयन को अंदर लेकर आएगी। यानी अब ये सोडियम पोटाशियम पंप बेसिकली सोडियम पोटाशियम प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन जो है कैरियर प्रोटीन है। ये एट ए टाइम 3 सोडियम को बाहर लेकर जाएगी, जबकि 2 पोटाशियम आयन को सेल के अंदर लेकर आएगी। तो इस तरह से मेम्ब्रेन, अब जब ये आयंस पोटाशियम आयन अंदर और सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक चार्ज एग्जिस्ट करता है। बाहर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा हैं, जबकि अंदर की तरफ जो होता है मेम्ब्रेन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। और यही वो चार्ज का डिफरेंस है जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है, जो नर्व इंपल्स है, वो क्या करेगी? ट्रेवल करेगी हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर।